गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन्ड जीन, क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसीआर जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कहा जाता है, और जो हमारा सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि मैं रोज तरह तरह के ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। देखिए, मैं इस पे आपको 10th क्लास, 11th और 12th, बीएससी, एमएससी तक की जो साइंस होती है वो पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक, आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के बारे में। ठीक है, इसे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां हैं। इसे हम कह सकते हैं, इसे डीएनए के विश्लेषण की विधि भी कह सकते हैं। डीएनए के विश्लेषण की विधि का मतलब क्या है? डीएनए का बारीकी से अध्ययन करना। माना कि ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं बिल्कुल बारीकी से। तो क्या करूंगा बारीकी से? इसको रेट्रिक्सन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसको काट लिया जाएगा। फिर काट कर इन जो डीएनए खंड है इसका आराम से विश्लेषण किया जाएगा। अब मेरी एक बात समझो, समझना। माना कि कहीं पे चोरी हो गई किसी स्थान पर, ठीक है, और जो चोर आया था ना, जब वो खिड़की में से भाग रहा था तो उसकी जो हाथ वगैरह था वो खिड़की की जाली वगैरह में फंस गया, तो कुछ खून वगैरह वहीं लग गया उसके, समझ लो उसकी चोट लग गई और उसके खून की कुछ बूंदें वहीं गिर गई। ठीक है, अब पुलिस को क्या शक है? पुलिस को ऐसा शक है कि शायद जो चोरी की है ना वो पड़ोस में रहने वाले एक राजेश नाम के व्यक्ति ने की है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो भी मैं नाम लेता हूं ना, राजेश, ब्रिजेश, इसका किसी से भी संबंध नहीं है। ये केवल काल्पनिक नाम है, केवल मैं समझाने के उद्देश्य से लेता हूं। कोई भी अपने ऊपर ना ले कि मेरा नाम राजेश है इसलिए कह रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इधर आप देखिए, क्योंकि क्या अगर उदाहरण देके समझाते हैं ना तो बहुत अच्छा समझ में आता है। तो इधर आप देखिए, माना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, शर्मा जी के घर में चोरी हो गई। ठीक है, अब शर्मा जी के घर पे पुलिस वाले आए। जब वो चोरी करने वाला जब खिड़की में से भाग रहा था ना चोरी करके, तो उसका हाथ खिड़की की जाली में अटक गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसकी चोट लगी और खून की कुछ बूंदें वहीं गिर गई। अब पुलिस को क्या शक है कि जो पड़ोस में राजेश रहता है वो थोड़ा ऐसा ही गड़बड़ इंसान है, उसने चोरी की है शर्मा जी के घर में। ठीक है, तो अब कैसे पता लगाएं भैया? कैसे पता लगाए? कोई अपने मुंह से थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी की है। शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती है ना। तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास उपाय है, पीसीआर करेंगे। क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे। पीसीआर का मतलब क्या है समझिए आप ध्यानपूर्वक। वो जो रक्त की जो बूंदें मिली है, उस रक्त की बूंदों में से डीएनए निकाला। माना कि डॉक्टर साहब ने क्या निकाल लिया? उस रक्त की बूंद में से डीएनए को निकाल लिया। लेकिन कितने डीएनए निकाल लेंगे? 1, 2, 3 बस। अब पता चल रहा है कि 3 डीएनए का मिलान कर रहे हैं। पहले डीएनए का मिलान कर रहे हैं। पहले विजय के साथ में मिलान किया, ठीक है, फिर टीना के साथ में मिलान किया, फिर कृपा शंकर के साथ में मिलान किया। ठीक है, तो डीएनए तो खत्म ही हो जाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? तो जब डीएनए का विश्लेषण किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है तो डीएनए ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि बहुत कम मात्रा में डीएनए मौजूद होता है वैज्ञानिकों के पास या डॉक्टरों के पास। ठीक है, अब देखो, उस डीएनए से एक ही वैज्ञानिक या एक ही डॉक्टर उसका एनालिसिस कर सकता है। अब डॉक्टर क्या चाहते हैं कि यार अपन अजमेर में ही भिजवा दें उस डीएनए को, उसी डीएनए को जयपुर में ही भिजवा दें, उसी डीएनए को अपन अमेरिका की बड़ी सारी लैब में ही भिजवा दें और फिर वहां पर सब जगह इसका आराम से एनालिसिस हो। तो भैया एक डीएनए से इतना सारा डीएनए बनाओगे कैसे? पीसीआर द्वारा। किसके द्वारा? पीसीआर के द्वारा। पीसीआर टेक्निक के अंदर क्या होता है? पीसीआर टेक्निक के अंदर देखिए, अब समझ लेते हैं अपन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, 1989 में, 1989 में कैरी मुलिस ने डीएनए के प्रतिलिपिकरण के लिए एक तकनीक खोजी। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए
डीएनए की कॉपियां बनाने के लिए क्या क्या खोज दी, एक टेक्निक खोज दी जिसका उपयोग करके डीएनए की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां अत्यंत कम समय में बनाई जा सकती है। देखो यहां पर एक शब्द आया अत्यंत कम समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। पीसीआर ही इस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके कुछ ही समय में या कुछ ही मिनटों के अंदर एक डीएनए से लाखों डीएनए बन सकते हैं। वैसे ही आ रही बात आपको समझ में? आप जैसे देखो, जैसे एक डीएनए अगर आप पीसीआर में डालोगे ना, कुछ मिनटों में लाखों डीएनए बन जाएंगे। ऐसे कैसे? अब मुझे बताओ, एक डीएनए की स्टडी करना आसान है या लाखों की? अब आप बोलोगे सर लाखों की कैसे? क्योंकि लाखों डीएनए एक जैसे ही तो है। अब उसकी स्टडी डॉक्टर मनोज जी भी कर सकते हैं, उसकी स्टडी डॉक्टर शर्मा जी भी कर सकते हैं, उसकी स्टडी डॉक्टर विलियम भी कर सकते हैं। सारा का सारा डीएनए एक जैसा ही है, सबकी रिपोर्ट एक जैसी आएगी, आराम से अध्ययन हो पाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, तो 1989 में मूलिस ने डीएनए के प्रतिलिपिकरण के लिए, मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक टेक्निक की डिस्कवरी की, एक तकनीक खोजी जिसका उपयोग करके एक डीएनए से कुछ ही समय में लाखों डीएनए की कॉपियां या प्रतिलिपियां बनाई जा सकती है। पीसीआर की जो अभिक्रिया होती है वो 3 स्टेप में संपन्न होती है, 3 चरणों में पूरी होती है और ये स्टेप एक के बाद एक चलते हैं। पहले आता है पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर आता है थर्ड स्टेप। ठीक है, इन स्टेप को चक्र भी कह सकते हैं, पीसीआर के चक्र। ठीक है, तो इन स्टेप या चक्रों को अगर 20 से 30 बार दोहरा दिया जाए ना, तो 20 से 30 बार दोहराने पर ही डीएनए की लाखों प्रतियां निर्मित हो जाती है और एक चक्र को या प्रत्येक चक्र को पूर्ण होने में या पूरा होने में 225 सेकंड का समय लगता है। एक चक्र पूरा होता है 225 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चों? 225 सेकंड में पूरा हो जाता है। और ये कोई इतना ज्यादा समय नहीं है 225 सेकंड। आ रही है बात आपको समझ में? इतना कोई ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, ये कोई इतना ज्यादा समय नहीं है। 225 सेकंड का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया? 5 मिनट से थोड़ा सा कम। तो 5 मिनट से थोड़े से कम समय में ही इसका एक चक्र या एक साइकिल पूरा हो जाता है पीसीआर का। ठीक है, और अगर 20 से 30 साइकिल कर लिए जाए, ठीक है, 20 से 30 बार चक्र को दोहराने पर लाखों डीएनए बन जाते हैं एक डीएनए से। तो कितनी अच्छी टेक्निक है। ठीक है, कहीं से भी डीएनए मिला, किसी अपराधी का या किसी का भी, और उस डीएनए का सबको अच्छे से अध्ययन करना है वैज्ञानिकों को। तो अब डीएनए एक, वो आपने कहावत सुनी ना, एक अनार 100 बीमार। भैया डीएनए एक, और वैज्ञानिक अच्छे बोले मैं भी करूंगा इसकी स्टडी, मैं भी करूंगा। एक डीएनए से कैसे स्टडी करोगे? ये कोई केला थोड़ी है जो 3 लोगों ने बांट लिया तोड़ के। ठीक है, तो यहां पर पीसीआर का उपयोग करते हुए एक डीएनए से लाखों डीएनए बनाए जा सकते हैं। पीसीआर की उपयोगिता देखिए क्या क्या है। आणविक मानचित्रण का निर्माण, मॉलिक्यूलर मैप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आणविक मानचित्रण क्या है समझो। हम राजेश के डीएनए का आणविक मानचित्रण बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे? उसका डीएनए प्राप्त करो और उसका पीसीआर करके उसके डीएनए की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दो और फिर डीएनए का आराम से अध्ययन करो। आप बहुत सारा डीएनए हो जाएगा आपके पास, तो आप उसका उपयोग करके उसका आणविक मानचित्रण बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैप बना सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मैप को देखने से पता लग जाता है कि इस मनुष्य में भविष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसके डीएनए में कौन कौन से जीन मौजूद है, ये सब बातें पता लग जाती है। जीन अभियांत्रिकी व जीन थेरेपी में, जीन अभियांत्रिकी क्या है? जीन अभियांत्रिकी विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें जीवों के जीनों में हेरफेर कर दी जाती है। जो हानिकारक जीन है उनको बदल दिया जाता है अच्छे जीनों के द्वारा, ताकि व्यक्ति रोग से बच सके। इसे जीन थेरेपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? जीन थेरेपी भी कह सकते हैं। ठीक है, डीएनए के अध्ययन में मुझे तो किसी बंदर के डीएनए का अध्ययन करना है भैया, तो क्या करूंगा? बंदर के एक डीएनए ले लो, कोई नहीं, एक ब्लड की बूंद निकाल लो, उसकी इंजेक्शन वगैरह लगा कर, या उसका कोई नाखून का टुकड़ा ले लो या बाल ले लो और उसमें से डीएनए निकाल के उसका पीसीआर कर लो, बहुत सारा डीएनए हो जाएगा। तो फिर आप आराम से स्टडी करो उसकी बैठ के। ठीक है, छोटी सी चीज की ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, बड़ी चीज की आपने बहुत सारा डीएनए बना लिया तो आराम से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान करने में, यह आ गई ना इंपॉर्टेंट बात, अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान करने में। देखो कई बार क्या होता है
किसी घटना स्थल पर जहाँ पर कोई मर्डर हुआ है या कोई चोरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, जैसे कोई रेप हो गया किसी का, ठीक है। अब रेप की जगह पर पता चला कुछ वीर्य की बूंदें मिली है। अब कैसे उस वीर्य की कुछ बूंदों से कैसे पता लगाएंगे अपन अपराधी का कि किसने रेप किया है या फिर किसने मर्डर किया है। कभी कभी क्या होता है, जो ब्लड मिलता है ना अपराध की जगह पर, या जो वीर्य वगैरह की जो बूंदें मिलती है बिल्कुल कम होती है, थोड़ी सी होती है, और या हम कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही अपराधी का डीएनए प्राप्त हो पाता है। अब इतने से डीएनए से आपको हजारों लोगों के डीएनए को मैच करना है, क्योंकि हजारों लोगों में से कोई भी हो सकता है अपराधी। तो आ रही है बात आपको समझ में? तो अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान करने में क्या किया जाता है, मतलब कि देखो क्या होता है, अपराध जो घटना जो स्थल होता है ना जहां पर अपराध घटा है, वहां पे थोड़ी सी मात्रा में ही रक्त प्राप्त हो पाता है और थोड़ी मात्रा में ही डीएनए प्राप्त हो पाता है, ठीक है। अब देखो, अब उस डीएनए का मैच करना हजारों लोगों से, क्योंकि अपराधी तो हजारों लोगों में से कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां पर, क्यों ना उस डीएनए की मात्रा को बढ़ा लें जो घटना स्थल से प्राप्त हुआ। पीसीआर का उपयोग करते हुए अपन उस घटना स्थल से प्राप्त हुए डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान करने में भी पीसीआर का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। अनुवांशिक रोग जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया की पहचान करने में भी इसका किया जा सकता है उपयोग। देखो क्या होता है, जो ये हीमोफीलिया और जो सिकल सेल एनीमिया के जो जीन होते हैं ये डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब डीएनए निकाला तो स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीन होते हैं बहुत छोटे और पता ही नहीं चलता कि सिकल सेल एनीमिया का भी है या किसी और बीमारी का ये जीन है। तो क्यों ना अगर डीएनए की मात्रा बढ़ा ली जाए, डीएनए की मात्रा बढ़ा लो पीसीआर से और खूब अध्ययन करो आराम से, माइक्रोस्कोप में देख देख के, बहुत सारा डीएनए आपके पास, तो आराम से इन जेनेटिक जो डिजीज है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनकी पहचान हो जाती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा टॉपिक है हमारा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं। आपने सीआईडी और ये तो देखा ही होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा वो एक डॉक्टर आता है कुछ, ठीक है, और वो क्या करता है, जैसे कहीं पे वारदात हो गई तो फिर, या फिर कहीं पे चोरी वगैरह हो गई, जैसे अलमारी के ऊपर, आ रही है बात आपको समझ में, तो वो कुछ स्प्रे वगैरह करता है और वहाँ पर फिंगरप्रिंट ढूंढता है वो, कि कैसे भी करके किसी गिलास पे या अलमारी पे या जो किवाड़ वगैरह है या जो खिड़कियाँ हैं वहाँ पर अपराधी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। क्योंकि अगर एक बार अपराधी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं तो फिर आस पड़ोसियों से या जिस पे भी शक होता है उसके फिंगरप्रिंट से उन अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स को मिलाकर देखा जाता है, तो जिससे अपराधी को पहचानने में सुविधा रहती है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रत्येक, आप देखिए मेरी उंगली को आप ध्यान पूर्वक देखिए, इस पे आपको दिखे ही नहीं देंगे। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो उंगली पे जो निशान होते हैं ना, आप अपने हाथों में देख सकते हैं, उंगली के ऊपर क्या पाए जाते हैं, निशान पाए जाते हैं। आप देखेंगे ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे किसी के ऐसे गोल होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से, जैसे राजेश ले लो, ब्रिजेश ले लो, टीना ले लो, तीनों के फिंगरप्रिंट अलग होंगे। बच्चों इस दुनिया में लगभग है ना 5 से 6 अरब लोग रहते हैं, लगभग 500 से 600 करोड़ लोग रहते हैं, और इनमें से कोई भी ऐसे 2 व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते हो आप जिनके फिंगरप्रिंट एक हो। जो 500 करोड़ लोग इस दुनिया में मौजूद है ना, सबके उंगलियों के फिंगरप्रिंट क्या है, अलग है। उसी प्रकार से क्या है, सबका डीएनए भी अलग है। माना कि सबका डीएनए समान है तो मनुष्य का डीएनए तो समान ही है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम पाए जाते हैं, नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस पाए जाते हैं, और जो ये सीक्वेंस होते हैं ये सभी के डीएनए में अलग अलग होते हैं, ठीक है। राजेश के डीएनए में जो नाइट्रोजन युक्त जो क्षार है, या इंग्लिश में कहें तो जो नाइट्रोजिनस बेस है, उनका अनुक्रम या सीक्वेंस अलग होगा। ब्रिजेश के में सीक्वेंस अलग होगा, टीना के में अलग होगा, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों का डीएनए में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्तियों के डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं उसके सीक्वेंस में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। इसलिए व्यक्तियों की डीएनए की स्टडी करके या विश्लेषण करके या एनालिसिस करके हम व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। माना कि कहीं पर कोई अपराध हो गया, वहां पर कुछ रक्त की बूंदें मिली, रक्त की बूंदों में से अपन ने निकाल लिया डीएनए और डीएनए का बना लिया फिंगरप्रिंट। डीएनए का एक प्रिंट बना लिया अपन ने एक कागज के ऊपर या एक्सरे के ऊपर, मशीनों का उपयोग करते हुए बनाते हैं ये, ठीक है। उसका फिंगरप्रिंट बना लिया, ठीक है। फिर जिस जिस पर भी शक होता है ना, उसका भी फिंगरप्रिंट बना लेते हैं, उसका डीएनए लेकर। फिर दोनों फिंगरप्रिंट को मिलाया जाता है और जिससे फिंगरप्रिंट मैच हो गया, जिससे भी फिंगरप्रिंट मैच हो गया, जिस भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से, वही व्यक्ति अपराधी निकल जाता है, ठीक है। इसका उपयोग करते हुए अपन बताऊं क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे के माता पिता को भी खोज सकते हैं। जैसे कि अस्पताल के अंदर एक मामला क्या घटा कि एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा। तो अब क्या हुए, वहां पे है ना जो माँ बाप थे ना, वो लड़ने लग गए। क्या बोले, जैसे एक दंपति आ गए, एक माँ बाप उठ के आ गए, ये बच्चा तो मेरा है। दूसरे वाले क्या बोले माँ बाप, नहीं ये बच्चा तो मेरा है, बदल गया, ऐसे लड़ने लग गए। तो फिर पुलिस ने क्या रास्ता निकाला और डॉक्टरों ने भी क्या रास्ता निकाला, अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। उन्होंने बच्चे का थोड़ा सा डीएनए ले लिया, उसके बाल में से, नाखून में से या उसके रक्त की कुछ बूंदों में से उसका डीएनए ले लिया, ठीक है, और उसका बना लिया फिंगरप्रिंट। डीएनए अंगुली छापन बना लिया, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया, ठीक है। उसका जैसे माना कि चलो ये बना लिया, ये डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया किसी बच्चे का, ठीक है। यहां तक आ रही है बात आपको समझ में। फिर उसी प्रकार से क्या कर लिया, उसी प्रकार से यहां पर, उसी प्रकार से फिर उन्होंने वो जो पहले वाले दंपति थे ना, जो बोल रहे थे कि नहीं ये तो हमारा बच्चा है, उसके भी डीएनए लेके उसका भी फिंगरप्रिंट बना लिया, ये रहा दूसरा फिंगरप्रिंट। फिर जो वो दूसरे दंपति आए थे ना, जो दूसरे हस्बैंड वाइफ आए थे कि नहीं ये बच्चा तो हमारा है, हमारे से शक्ल मिल रही है, उनका भी डीएनए लेके उसका भी फिंगरप्रिंट बना लिया। अब बच्चे के फिंगरप्रिंट को और पहले वाले दंपति के फिंगरप्रिंट को मिला के देख रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे। ये तो मैच ही नहीं हो रहा। आप इस बच्चे के माँ बाप नहीं, आप साइड में हटो, दूसरे पेरेंट्स के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिला रहे हैं इस बच्चे के डीएनए। हाँ भैया एक जैसा हो रहा है, बधाई हो, लड्डू खिलाओ, ये बच्चा आपका ही है, ठीक है। जीने बुला लेना, हवन भी करना, ठीक है। आ रही है बात आपको समझ में। तो इस विधि का आविष्कार 1985 में 1985 में एलेक जेफ्रिक ने किया। एलेक जेफ्रिक व इनके साथियों ने किया। भैया कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया, 1985 में एलेक जेफ्रिक ने किया, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में, प्रत्येक व्यक्ति 500 से 600 अरब लोग रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, ए, टी, सी और जी, ठीक है, इनका जो विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में नाइट्रोजन इशारों का एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए की एक विशेष छाप होती है, चाहे डीएनए शरीर के किसी भी अंग की कोशिका से ले लिया जाए, ठीक है। आप चाहे राजेश के पैर से ले लो डीएनए, चाहे उसके माथे से ले लो, चाहे बाल से ले लो, चाहे रक्त से ले लो, चाहे उसकी जीभ से ले लो, चाहे उसकी चमड़ी से ले लो, चाहे उसकी अतड़ी में से ले लो, कहीं से भी आप उसका डीएनए ले लो, उसका पूरा का पूरा डीएनए हमेशा समान ही पाएगा। लेकिन ब्रिजेश के डीएनए की तुलना में उसमें कुछ भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि बच्चों प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारों का क्या पाया जाता है, एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, ठीक है। विधि क्या होती है, कैसे करेंगे अपन को, चलो अपन को ब्रिजेश के डीएनए का अपन को फिंगरप्रिंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही होता है, सबसे पहले तो आप ब्रिजेश का डीएनए ले लो, फिर रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए को खंडों में तोड़ लो, बारीक बारीक में। डीएनए को आर एंजाइम का उपयोग करते हुए डीएनए को किस में तोड़ लिया, खंडों में तोड़ लिया जाता है। फिर क्या कर लिया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से डीएनए खंडों को अलग अलग आकार के खंडों को बैंड के रूप में अलग कर लेते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हुए, देखो अपन ने जब ब्रिजेश के डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करते हुए खंडों में तोड़ा ना, तो तरह तरह के खंड प्राप्त हो जाते हैं, कुछ छोटे खंड भी प्राप्त हो जाते हैं, कुछ बड़े खंड भी प्राप्त हो जाते हैं। तो एक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके आप समान आकार के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं, और ये समान आकार के खंड अलग अलग बैंडों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इन बैंड में पाए जाने वाले जो डीएनए खंड है उनकी सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक द्वारा
एक्सरे प्लेट के ऊपर या यूवी प्रकाश की सहायता से उनका अध्ययन कर लिया जाता है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाना। ठीक है। कोई बच्चा बदल गया कहीं पे हॉस्पिटल में, तो बच्चे के डीएनए का फिंगरप्रिंट बना लो, और जो जिस पर भी शक हो रहा है ना कि भैया ये माँ बाप हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते हैं, उन सबके भी डीएनए फिंगरप्रिंट बना लो और बच्चे के डीएनए फिंगरप्रिंट को मिला के देखो। जिस भी माँ बाप से उस बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाएगा, उसके समान होगा, वो बच्चा उन्हीं को सौंप दिया जाता है। ठीक है। अनुवांशिक रोग का जन्म से पहले ही पता लगा लेना। ठीक है। समझो आप ध्यानपूर्वक, कोई बच्चा है जो अभी माता के पेट में है। ठीक है। अभी वो 1 महीने का, या अभी उसने जन्म भी नहीं लिया, उसका डीएनए निकाल लो और उसकी स्टडी करो ध्यानपूर्वक, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाकर, तो उसमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से जीन पाए जा रहे हैं और कौन कौन से इसको अनुवांशिक रोग हो सकते हैं। तो जन्म से पहले ही उन रोगों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है। हत्या व बलात्कार के अपराधियों की पहचान करना। ठीक है। किसी महिला का बलात्कार हो गया, ठीक है, शक हुआ राजेश पर, ठीक है, शक हुआ वीरेंद्र पर, ठीक है, दोनों पे ही शक है। ठीक है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया, महिला की तो मृत्यु हो गई, तो अब वो बता भी नहीं सकती किसने किया, कैसे पहचाने। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, जो वारदात के स्थान से जो रक्त की बूंदें मिली है या जो वीर्य की जो बूंदें मिली है सीमेन की, उनके अंदर से निकालेंगे डीएनए और उसको मैच करके देखेंगे, उस डीएनए से फिंगरप्रिंट बना लेंगे और राजेश और जो वीरेंद्र है उसके भी जो रक्त वगैरह जो निकाल कर उसमें से डीएनए लेकर उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, वारदात से मिले हुए डीएनए के फिंगरप्रिंट और राजेश और जो वीरू है, जो वीरेंद्र है, उसके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स को आपस में मिलाकर देखेंगे। अब पता चल रहा है कि जो फिंगरप्रिंट है वो वीरू के डीएनए के फिंगरप्रिंट से मैच खा रहा है, तो मतलब बलात्कारी कौन है, वीरू ही है। आ रही है बात आपको समझ में। देखिए जो ये नाम ले रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बिना उदाहरण दिए आपको समझ में नहीं आएंगे, रटने की चीज़ें नहीं है। ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा।